स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स लेसन फोर्थ जो हम पढ़ रहे थे उसको आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम इसका आगे का जो पार्ट है, एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र और एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है, इन दोनों टॉपिक को आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासों में हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। उसके बाद में संप्राप्ति, आगम, रेवेन्यू की जो अवधारणा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर एक फर्म जो है अपने लाभ को किस तरीके से अधिकतम करती है, लाभ अधिकतमीकरण की समस्या, उसकी कौन कौन सी शर्तें हैं, 3 शर्तों को हमने डिस्कस किया था। अब हम एक फर्म के पूर्ति वक्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्ति वक्र की अगर हम बात करें तो पूर्ति वक्र एक तरह से क्या दर्शाता है कि कोई भी फर्म वस्तु की जो कीमत है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी कीमत पर वस्तु की मात्रा बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। सामान्यतः अगर हम देखें तो जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो फर्म क्या करती है, ज्यादा मात्रा बेचना चाहेगी, क्योंकि फर्म क्या चाहती है, अपने लाभ को अधिकतम करना। तो एक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करती है, जब वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उसकी ज्यादा मात्रा बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें वस्तु की कीमत 1 रुपए है, 2 रुपए है, 3 रुपए है, तो सप्लाई जो होगी, पूर्ति होगी, वो क्या होगी, कीमत बढ़ने के साथ साथ में बढ़ेगी। ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 10 इकाइयां हैं। जब वस्तु की कीमत 1 रुपए है उसमें फर्म कितनी मात्रा बेचना चाहती है, 10 इकाइयां। कीमत बढ़ के 2 हो गई है तो फर्म क्या करेगी, अब ज्यादा बेचना चाहेगी। तो 10 से ज्यादा हमने माना कि मान लिया 20 इकाइयां बेचना चाहती है। जब वस्तु की कीमत 3 रुपए होती है तो फर्म और ज्यादा इकाइयां, माना कि 30 इकाइयां बेचना चाहती हैं। इस तरीके से अगर हम देखें कि ज्यादा अगर कीमत होगी, ऊंची कीमत पर एक फर्म क्या करती है, किसी वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, ऊंची कीमत पर पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरीके से अगर इस सारणी को हम एक रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारा जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ ढाल वाला बनेगा। ठीक है, इधर हम क्या लेते हैं, वस्तु की कीमत ओ वाई अक्ष पर, और ओ एक्स अक्ष जो है यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वस्तु की पूर्ति मात्रा लेते हैं। तो पूर्ति मात्रा और कीमत के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है, इसलिए पूर्ति वक्र कैसा होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। तो पूर्ति वक्र एक तरह से क्या दर्शाता है, किसी फर्म द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा बेची जाएगी, कितनी मात्रा पूर्ति की जाएगी। ठीक है, पूर्ति मात्रा एक दी हुई कीमत, और इसमें तकनीकी ज्ञान को भी दिया हुआ मान लेते हैं, प्रौद्योगिकी हमारे पास में दी हुई है, और उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी कीमत भी हमारे पास में दे रखी होती हैं। तो इन विभिन्न कीमतों पर एक फर्म कितनी मात्रा बेचना चाहेगी, कितनी मात्रा वो पूर्ति करना चाहेगी, एक फर्म द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो भी मात्रा बेचना चाहती है उसका विवरण जो होता है उसको हम एक सारणी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो भी मैंने आपको बताया था। और उसी सारणी को अगर हम एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो जो वक्र बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति वक्र। तो पूर्ति वक्र एक तरह से क्या दर्शाता है, किसी फर्म के द्वारा निर्गत के विभिन्न स्तर, उत्पादन की जो मात्रा होती है। ठीक है, जो हमने कहां पे लिया था, इस अक्ष पे लिया था, ओ एक्स अक्ष पे। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, निर्गत। ठीक है, उत्पादन की मात्रा है जो फर्म बेचना चाहती हैं, और इधर हम क्या लेते हैं, वस्तु की कीमत, वाई अक्ष पर। तो कीमत और वस्तु की जो निर्गत मात्रा है, बेची जाने वाली मात्रा है, उसके बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, पूर्ति वक्र कहते हैं। अब देखिए, जब हम एक फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की बात करें तो लाभ अधिकतमीकरण का जो स्तर है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, कि हम किस प्रकार के पूर्ति वक्र की बात कर रहे हैं, अल्पकालीन पूर्ति वक्र की बात कर रहे हैं या फिर दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है। ठीक है, पूर्ति वक्र को हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, अल्पकालीन पूर्ति वक्र और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। तो जब हम अल्पकालीन पूर्ति वक्र की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर होगा, औसत परिवर्तनशील लागत, AVC। क्योंकि जो लागत होती है उसमें 2 भाग होते हैं औसत लागत के, एक तो होता है औसत स्थिर लागत और दूसरा होता है
औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट औसत स्थिर लागत। इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास में क्या आ जाता है, औसत लागत आ जाती है। जब हमने लागत वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें हमने डिस्कस किया था। तो जब हम अल्पकालीन पूर्ति वक्र की बात करेंगे तो अल्पकालीन पूर्ति वक्र का संबंध किससे होगा, औसत परिवर्तनशील लागत से होगा। और जब हम दीर्घकाल की बात करेंगे तो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र का संबंध निर्धारण किसके आधार पर होगा, औसत लागत के आधार पर होगा, जिसमें स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों का योग होता है। तो सबसे पहले अगर हम अल्पकालीन पूर्ति वक्र की बात करें तो अल्पकालीन समय में एक फर्म क्या करेगी, वस्तु की जो कीमत है वो कम से कम उसे इतनी मिलनी चाहिए कि वो अपनी औसत परिवर्तनशील लागत को पूरा कर सकें। ठीक है, वस्तु की कीमत है माना कि 10 रुपए है, तो कीमत कितनी होनी चाहिए, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी से ज्यादा होनी चाहिए। एक फर्म के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, अगर उसकी कीमत है 10 रुपए, लेकिन उस वस्तु को बनाने में जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, जिसमें हम केवल औसत परिवर्तनशील लागत की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, अगर 8 रुपए है, ठीक है, औसत परिवर्तनशील लागत कितनी है, 8 रुपए, और वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो फर्म क्या करेगी, उस वस्तु की मात्रा को बेचेगी। मतलब जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है उसके लिए क्या जरूरी है, वस्तु की जो कीमत है वो औसत परिवर्तनशील लागत के या तो बराबर होनी चाहिए, कि जो औसत परिवर्तनशील लागत माना कि 8 रुपए है तो कीमत कितनी होनी चाहिए, कम से कम 8 रुपए होनी चाहिए, या फिर कीमत जो है वो क्या होनी चाहिए, औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर औसत परिवर्तनशील लागत 8 रुपए है तो वस्तु की कीमत या तो 8 रुपए होनी चाहिए या 8 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वस्तु की कीमत 8 रुपए से कम होगी तो फर्म के द्वारा पूर्ति की जाने वाली मात्रा कितनी होगी, 0 होगी। 8 रुपए से कम कीमत होने पर फर्म वस्तु को नहीं बेचेगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है उसके दो भाग हमारे हो गए। ठीक है, दो भाग कौन से हो गए, सबसे पहले हम समझते हैं कि वस्तु की जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए, औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तब फर्म क्या करेगी, वस्तु की मात्रा को बेचेगी। और दूसरी स्थिति हम क्या देखेंगे कि जब वस्तु की कीमत कम है, किससे, औसत परिवर्तनशील लागत से, तो फर्म के द्वारा पूर्ति की जाने वाली मात्रा कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, इन दोनों स्थितियों को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए फर्स्ट स्थिति हमारी क्या है, कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत। ठीक है, औसत परिवर्ती लागत को हम इंग्लिश में कहते हैं एवीसी। तो कीमत क्या होनी चाहिए, एवीसी से ज्यादा होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें, जब वस्तु की कीमत कितनी है, ये वाली P1, ठीक है, जब वस्तु की कीमत कितनी है, P1 है, उस समय इस बिंदु पर अगर हम देखें, इस माना कि ये बिंदु कौन सा है, ई बिंदु है, जहां पे वस्तु की कीमत किसके बराबर है, यहाँ पे सॉरी इसके नीचे वाला बिंदु देखिए, ये वाला, यहां पर अगर हम देखें जब वस्तु की कीमत कितनी है P, ठीक है, और औसत परिवर्तनशील लागत वक्र हमारा ये रहा। तो इस बिंदु पर अगर हम देखें, ठीक है, माना कि ये बिंदु कौन सा आपका, ई बिंदु, तो जब वस्तु की कीमत O से लेकर P1 तक है उस समय औसत परिवर्तनशील लागत कितनी है, Q1 से लेकर ई तक है इतनी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वस्तु की कीमत है वो औसत परिवर्तनशील लागत से ज्यादा है, इसलिए फर्म क्या करेगी, वस्तु को बेचेगी। ठीक है, वस्तु को कब बेचती हैं, जब वस्तु की कीमत क्या होती है, औसत परिवर्तनशील लागत से ज्यादा है। इसका मतलब एक फर्म अपने लाभ को अगर अधिकतम करना चाहती है तो यहाँ पे उत्पादन का स्तर कितना है, OQ1। ठीक है, फर्म क्या करेगी, OQ1 मात्रा को बेचेगी जब वस्तु की कीमत कितनी है, O से लेकर P1 तक है। पिछली क्लास में हमने जो 3 शर्तें पढ़ी थी लाभ अधिकतमीकरण की, तो वो तीनों जो शर्तें हैं वो हमारी क्या हो रही हैं, इस उत्पादन के OQ1 स्तर पर पूरी हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्म का पूर्ति वक्र है वो कौन सा है, ये जो सीमांत लागत है उसका बढ़ता हुआ भाग। ठीक है, ये किसको दर्शाता है, एक तरह से पूर्ति वक्र को दर्शाता है। तो ये जो पूर्ति है वो क्या है, धनात्मक। इसका मतलब क्या हो गया कि एक फर्म का जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है, ठीक है,
उसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? औसत परिवर्तनशील लागत के, मतलब न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत जो है कीमत क्या होनी चाहिए? उससे अधिक होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। और दूसरी स्थिति हमने क्या देखी कि जब वस्तु की कीमत, ठीक है, वस्तु की कीमत क्या है? अगर औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म क्या करेगी? पूर्ति नहीं करेगी। कीमत अगर न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है, ठीक है, अगर हम मान लें कि वस्तु की कीमत कितनी है उस डायग्राम में, ओ से लेकर P2 तक, अगर ये वस्तु की कीमत है तो यहाँ पर कीमत क्या है? इस औसत परिवर्तनशील लागत से क्या है? कम। मतलब फर्म जब उत्पादन करती है, उत्पादन करने से जो लागत आती है उसको हम क्या कहते हैं? औसत परिवर्तनशील लागत। तो फर्म के द्वारा अगर उत्पादन कार्य प्रारंभ किया जाता है और उत्पादन कार्य प्रारंभ करने पर अगर कीमत वो रखती है O से लेकर P2, तो इस कीमत से वो अपनी औसत परिवर्तनशील लागतों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। और जब फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतों को पूरा नहीं कर पाएगी तो फर्म उत्पादन नहीं करेगी, मतलब उत्पादन का स्तर कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से हमको क्या पता चल रहा है? दो बातें पता चल रही हैं कि जब वस्तु की कीमत OP1 है, ठीक है, OP1 का मतलब क्या हो गया? इस औसत परिवर्तनशील लागत से जब कीमत ज्यादा होती है या इस कीमत के बराबर होती है तो फर्म क्या करेगी? उत्पादन को बेचेगी, पूर्ति करेगी। लेकिन जब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती है, जैसे कि ये P2 कीमत है, ये औसत परिवर्तनशील लागत से कम है, ठीक है, तो इस स्थिति में फर्म क्या करेगी? उत्पादन की बिक्री कितनी करेगी? शून्य बिक्री करेगी। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों के आधार पर हम क्या निर्धारित कर सकते हैं कि फर्म का जो पूर्ति वक्र है वो क्या होगा? औसत परिवर्तनशील लागत जो होगी उसके ऊपर का बढ़ता हुआ भाग। तो ये जैसे माना कि औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है, ठीक है, और ये माना कि कीमत है, तो इसके ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, उसके ऊपर वाला भाग जैसे हमने ये पर्पल से बना दिया, ये वाला जो भाग है सीमांत लागत का, ये किसको दर्शाता है? एक फर्म के पूर्ति वक्र को। ठीक है, और ये क्या हो गए हैं? न्यूनतम कीमत होगी। मतलब अगर इस स्तर से, ये P स्तर है, P1 स्तर है माना कि, तो जब P1 स्तर से कीमत कम होगी तो फर्म क्या करेगी? उत्पादन की बिक्री नहीं करेगी। ठीक है, जो वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा है वो कितनी हो जाएगी? शून्य। तो सीमांत लागत, जो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का ये बढ़ता हुआ भाग है, ये किसको दर्शाता है? अल्पकालीन पूर्ति वक्र को दर्शाता है। ठीक है, अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या दर्शाता है कि वस्तु की बिक्री, ठीक है, एक फर्म के द्वारा वस्तु की जो बिक्री की जा रही है वो कब की जाएगी? जब कीमत कितनी है? कम से कम औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर है या उससे ज्यादा है। ठीक है, इस स्तर पर अगर हम देखें तो वस्तु की कीमत O से लेकर P जो है वो औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर है। मतलब इस कीमत से फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतों को पूरा कर लेती है। उसके बाद में अगर देखें, माना कि कीमत कितनी है? P1, तो फर्म को क्या हो रहा है? औसत परिवर्तनशील लागत से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, आय हो रही है, इसलिए फर्म क्या करेगी? ज्यादा पूर्ति करेगी। ठीक है, जैसे कि Q1, अगर कीमत का स्तर P2 है तो फर्म क्या करेगी? और ज्यादा मात्रा में पूर्ति करेगी। इसलिए अपन पूर्ति वक्र कैसा बन रहा है? ये धनात्मक ढाल का। तो अल्पकालीन सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग जो इस औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर है, ये क्या है? फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। अब देखिए दूसरी जो स्थिति हमारी है वो कौन सी है? फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है, अल्पकालीन पूर्ति वक्र का निर्धारण किसके आधार पर होता है? औसत परिवर्तनशील लागत वक्र के आधार पर। इसी तरीके से जो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, ये जो है वो किसके आधार पर निर्धारित होगा? औसत लागत के आधार पर निर्धारित होगा। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र का निर्धारण किसके आधार पर होता है? औसत परिवर्तनशील लागत के आधार पर, और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र का निर्धारण औसत लागत के आधार पर होता है। तो यहाँ पे भी दो स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, दो स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली स्थिति हमारी क्या है कि जो वस्तु की कीमत है वो क्या होनी चाहिए? औसत लागत से ज्यादा होनी चाहिए या औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी स्थिति क्या है पढ़ेंगे हम कि जब वस्तु की कीमत अगर औसत लागत से कम है तो क्या होगा? औसत लागत से अगर कम है कीमत, इसका मतलब फर्म क्या करेगी? उत्पादन को नहीं बेचेगी, उत्पादन नहीं करेगी। उत्पादन का स्तर कितना होगा? पूर्ति का स्तर कितना होगा? शून्य।
ठीक है, जब वस्तु की कीमत औसत लागत से कम है तो पूर्ति कितनी होगी, शून्य होगी। ठीक है, धनात्मक पूर्ति कब होगी, जब वस्तु की कीमत कम से कम औसत लागत के बराबर होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो देखो सबसे पहली स्थिति हमारी क्या है, कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत। ठीक है, कीमत दीर्घकालीन औसत लागत के लिए हम एवरेज कॉस्ट लिख लें या यहाँ पे आप लिख लीजिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, दोनों एक ही बात है। LAC, LAC क्या है यहाँ पे, दीर्घकालीन औसत लागत से कीमत क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो जो वस्तु की कीमत P1 है ये वाली, ठीक है, और हमारा जो औसत लागत वक्र ये है। ठीक है, इससे क्या है, ज्यादा कहाँ पे ज्यादा है, इस ई बिंदु पे ज्यादा है। ठीक है, इस पूरे स्तर पर क्या क्या है, ज्यादा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, बराबर है। तो जब हम इस बिंदु को नाम दे देते हैं, माना कि कौन सा बिंदु है, ई बिंदु है। ठीक है, जहां पे वस्तु की कीमत क्या है, औसत लागत से ज्यादा है। ठीक है, औसत लागत कितनी है, देखो यहाँ पे इतनी है, जब औसत लागत कितनी है, जब उत्पादन का स्तर Q है उसमें औसत लागत कितनी है, Q से लेकर A तक है, जबकि कीमत कितनी है, Q से लेकर E तक है, या O से लेकर P1 तक हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे कीमत क्या है, औसत लागत से ज्यादा है, और जब कीमत औसत लागत से ज्यादा है तो फर्म क्या करेगी, अपने लाभ को अधिकतम कर पाएगी। इसलिए ये जो सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग है ये क्या है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है। लेकिन जो ये वाला भाग है हमारा औसत लागत से ऊपर, ये पूरा एक तरह से क्या है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र को दर्शाता है। मतलब कीमत अगर O से लेकर P1 तक है तब फर्म को क्या हो रहा है, यहाँ पे कीमत औसत लागत से ज्यादा है, और औसत लागत के जो बराबर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, P3 नाम दे दिया हमने जिसको। तो इस स्तर से ऊपर जो हमारा सीमांत लागत वक्र का भाग है ये किसको दर्शाता है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र को। तो देखिए फर्स्ट स्थिति हमारी क्या हो गई कि जो कीमत है वो औसत लागत से अधिक या बराबर होनी चाहिए। तो जब उत्पादन का स्तर कितना है, O से लेकर Q तक है, इतना स्तर है, तो यहाँ पे कीमत क्या है, वो जो औसत लागत है उससे अधिक है। तो लाभ अधिकतमीकरण की हमारी जो तीनों शर्तें हैं वो इस बिंदु पे पूरा हो रही है। ठीक है, तीनों शर्तों को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और फिर दूसरी स्थिति इसमें हम क्या ले लेंगे कि जब वस्तु की कीमत क्या है, न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कीमत औसत लागत से कम होती है तो फर्म कितना उत्पादन करेगी, शून्य उत्पादन करेगी, फर्म के द्वारा पूर्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, इसी को हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारा औसत लागत वक्र है। जब वस्तु की कीमत माना कि कितनी है, P से लेकर 2, जब ये कीमत होती है तो कीमत क्या है, औसत लागत से कम है, क्योंकि देखिए औसत लागत वक्र ऊपर की तरफ है और कीमत क्या है, इससे नीचे की तरफ हमने बना रखी। मतलब कीमत क्या है, औसत लागत से कम है, तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन नहीं बेचेगी। ठीक है, उसकी बिक्री की मात्रा कितनी होगी, शून्य। तो इस डायग्राम से हम बता सकते हैं कि जो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होगा वो क्या होगा, सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग जो दीर्घकालीन औसत लागत से ऊपर है। ठीक है, तो हमारा ये जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जा रहा है इससे ऊपर वाला भाग अगर हम देखें तो कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या है, हमारा दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है। ठीक है, और न्यूनतम कीमत कितनी होगी, P से लेकर 3 नाम दे दिया हमने, ये न्यूनतम कीमत इतनी होगी। ठीक है, और इस कीमत से अगर ज्यादा कीमत मिलती है तो फर्म क्या करेगी, वस्तु को बेचेगी। तो देखिए जो फर्म का पूर्ति वक्र है उसको हम इस डायग्राम से समझा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी औसत लागत है, दीर्घकालीन औसत लागत है, और ये हमारा दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है। अब हमने क्या कहा था, पूर्ति वक्र क्या होता है, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का वह भाग जो औसत लागत से ऊपर होता है। तो इस औसत लागत वक्र से ऊपर ये वाला जो भाग है इतना, ये किसको दर्शाता है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र को दर्शाता है। ठीक है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्या होगा, औसत लागत से ऊपर वाला भाग। ठीक है, कीमत कितनी होनी चाहिए, कम से कम औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो औसत लागत है, कीमत अगर इससे ज्यादा होगी तो फर्म क्या करेगी, वस्तु की पूर्ति करेगी।